गाजा पट्टी में युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने दिया है। ये प्रस्ताव यूएन सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव का समर्थन दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजा पट्टी में युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया गया। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने प्रस्ताव दिया। आप जानते हैं किस तरीके से अगर आप देखेंगे इजराइल और जो हमास है उसके बीच लगातार युद्ध चल रहा है और इजराइल की तरफ से ये कहा गया था कि हम हमास का खात्मा करके रहेंगे और एक के बाद एक वहां पर हमले किए जा रहे थे, लेकिन अब यूएन सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव का समर्थन किया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने ये प्रस्ताव दिया है गाजा पट्टी में युद्ध विराम हो। और आप देखिए किस तरीके से जो गाजा के लोग हैं या फिर जो इजराइल के लोग हैं उनको इस युद्ध में काफी नुकसान हुआ है, लोगों ने अपने को खोया है। तमाम छोटे छोटे बच्चों की तस्वीरें सामने आई जिनको लेकर सोशल मीडिया के पर लोगों के अलग अलग रिएक्शन सामने आए। लेकिन अब बड़ी खबर यह है कि गाजा पट्टी में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाया गया है। गाजा पट्टी में युद्ध विराम का प्रस्ताव अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रस्ताव दिया। हालांकि अब देखना होगा कि इजराइल का रुख क्या होता है, क्योंकि यूएन सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव का जरूर समर्थन किया, लेकिन गाजा पट्टी में जो हालात हैं वो हर गुजरते दिन के साथ किस तरीके से विषम होते जा रहे हैं वो तस्वीरें हम देख रहे हैं। इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से पहले ही कह दिया गया है कि जब तक हमास का हम सर्वनाश नहीं कर देते, जब तक उसका खात्मा नहीं हो जाता, तब तक युद्ध नहीं थमेगा। और इसी बीच यूएन में ये प्रस्ताव लाया गया है अमेरिका की तरफ से। अब देखना होगा कि जो बाइडेन ने जो प्रस्ताव लाया उस पर बेंजामिन नेतन्याहू का क्या रुख होता है। और देखिए आगे बढ़ती बात होगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की, जिन्होंने विदेशी राष्ट्राध्यक्ष से मुलाकात की। मॉरिशस के पीएम प्रविंद जगन्नाथ से, मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़ू से, नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल प्रचंड से राष्ट्रपति भवन में ये मुलाकातें हुई। देखिए अभी प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण में जो विदेशी मेहमान खासतौर पर भारत पहुंचे थे उनसे राष्ट्रपति ने भी मुलाकात की है। वहीं सोनिया गांधी की बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात में सोनिया गांधी को शेख हसीना ने गले से लगा लिया। प्रियंका गांधी को भी शेख हसीना ने यहां पर गले लगाया। राहुल गांधी भी इस दौरान मौजूद थे। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर और सोशल मीडिया पर काफ़ी चर्चा का विषय भी ये तस्वीरें रही। अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश का जिस तरीके से इतिहास रहा और इसमें भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका है। बांग्लादेश अगर आज अस्तित्व में आया तो उसमें भी भारत ने एक बहुत अहम योगदान दिया है। तो ऐसे में आप देखेंगे कि हमारे जो रिश्ते हैं वो बांग्लादेश से हमेशा प्रगाढ़ रहे हैं। जब बांग्लादेश की जो पीएम है वो जब भारत दौरे पर पहुंची हैं, वो लगातार यहाँ पर आकर के आपको याद होगा कि शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने शिरकत की। और अब क्योंकि यहाँ पर वो मौजूद हैं तो कांग्रेस की तरफ से पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुंची मुलाकात करने के लिए। और ये रिश्ता आप इस तरीके से भी समझिए कि शेख हसीना की जो बेटी हैं वो भारत में रह करके काम करती हैं, तो उनसे मिलने के लिए शेख हसीना पहले भी आया करती थी और जब वो यहाँ पर मौजूद हैं तो कांग्रेस की तरफ से राहुल, प्रियंका और सोनिया गांधी उनसे मिलने के लिए पहुंचे। और देखिए इस बीच तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी लगातार इन तस्वीरों को लाइक किया जा रहा है। जिस तरीके से इन नेताओं की मुलाकात होती है, ये तस्वीरें फिलहाल सोशल मीडिया पर भी छाई हुई नजर आ रही हैं। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का भी रुख कर लेते हैं। हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने विधानसभा पहुंचकर अपनी सदस्यता ली। इस बीच विधानसभा से उपचुनाव जीती है कल्पना सोरेन और यही खबर फिलहाल अखबारों में भी है। अगर दैनिक जागरण की बात की जाए तो यहां बताया गया है कि सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को विधायक पद की शपथ ली उनके द्वारा ली गई और उन्हें विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने विधानसभा की सदस्यता के रूप में शपथ दिलाई। विधानसभा में उनकी तस्वीरें भी कुछ जो है वो सामने आई, जो कि आप फिलहाल अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और देखिए ये कितना अहम है और एक दिलचस्प तस्वीर है। एक तरफ चंपाई सोरेन जो कि मुख्यमंत्री, उनका आशीर्वाद लेते हुए कल्पना सोरेन यहाँ पर नजर आई। आपको याद होगा कि गांधी से जो विधायक थे उन्होंने दरअसल इस्तीफा दे दिया था और उस चर्चा के बीच जब कल्पना सोरेन को लेकर के कयास से लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि हेमंत सोरेन कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री बना दे, उसी वक्त वो तस्वीर सामने आई थी जब सरफराज आलम ने गांधी से इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद कल्पना ने बाई इलेक्शन में चुनाव लड़ा और उन्होंने जीत हासिल की और फिर उन्होंने सदस्यता यहाँ पर ग्रहण की है। और कल्पना सोरेन ने शपथ ग्रहण के बाद में कहा कि झारखंड के लोगों का आशीर्वाद मिला है और समय कम है, इसी के भीतर जो भी जिम्मेदारी मिलेगी वो मैं निभाऊंगी। और वो तस्वीरें आपको दिखा भी रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, बात उड़ीसा के करेंगे। उड़ीसा सीएम के लिए
3 नामों पर इस वक्त चर्चा काफी तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि किस तरीके से बात राजनाथ सिंह की करें, भूपेंद्र यादव की करें तो पर्यवेक्षक उनको बनाया गया, ऑब्जर्वर उनको बनाया गया है। आज विधायक दल की बैठक भी होनी है, 12 जून को शपथ ग्रहण होना है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। दरअसल उड़ीसा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। राज्य के 147 सीटों में से बहुमत का आंकड़ा 74 को पार करते हुए बीजेपी ने 78 सीटें जीती हैं। और ऐसे में अब राज्य का सीएम कौन होगा, इसको लेकर लगातार कयास लगाए जा रहे हैं। पीएम की तरफ से तमाम रैलियों में कहा गया था कि उड़ीसा का मुख्यमंत्री कोई उड़ीसा का ही होगा, उड़िया ही होगा। और देखिए, पहले आप देखेंगे अगर किस तरीके से ये माना जा रहा था कि जो नाम धर्मेंद्र प्रधान का आगे चल रहा था कि उनको उड़ीसा का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन उन्होंने तो कैबिनेट मंत्री की शपथ ली। उसके बाद क्लियर हो गई थी कि तस्वीर वो तो मुख्यमंत्री नहीं होंगे, लेकिन उसके बाद ऑब्जर्वर बनाया गया राजनाथ सिंह को और भूपेंद्र यादव को। वो जब वहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी तो उसमें शामिल होंगे। और ऐसे में आपको ये बता दें कि पार्टी के 3 नेताओं सुरेश पुजारी, मनमोहन सामल और गिरीश मुर्मू के नाम सीएम की रेस में इस वक्त आगे चल रहे हैं। ये 3 नाम जिनका जिक्र मैंने किया, और ये माना जा रहा है कि इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि गिरीश मुर्मू को लेकर यह है कि वो प्रधानमंत्री के काफ़ी करीबी रहे, एक अच्छा खासा अनुभव उनको रहा है। किस तरीके से तमाम भूमिकाएं, जो जिम्मेदारियां उनको दी गई, उनका बखूबी निर्वहन उन्होंने किया है। तो उनका नाम भी इस वक्त आगे चल रहा है, लेकिन देखना होगा किसको मुख्यमंत्री बनाया जाता है। देखिए, 147 वाली इस विधानसभा में 78 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की। 24 सालों का जो शासनकाल था नवीन पटनायक का, उसके बाद में एक बड़ी जीत वहां पर हासिल करना एक बड़ी अचीवमेंट बीजेपी के लिए यहाँ पर है। तो जाहिर तौर पर क्योंकि जो उड़िया अस्मिता है उसका जिक्र करके ही नवीन पटनायक को भी यहाँ पर बीजेपी ने मात दी। तो ऐसे में जाहिर तौर पर ये माना जा रहा है कि अब उन तमाम बातों का ख्याल रखते हुए इस बार ओडिशा में बीजेपी को मुख्यमंत्री का चेहरा चुनना होगा। लेकिन ओडिशा में अगर कांग्रेस की बात करते हैं तो करारी हार देखने को मिली। भक्त चरण दास ने इस्तीफा दिया, कांग्रेस अभियान समिति अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया। ओडिशा में पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए उनकी ओर से अपना ये इस्तीफा दिया गया है। क्योंकि देखिए, अगर बात कांग्रेस की करते हैं तो कांग्रेस की हालत बड़ी खस्ता रही। बीजेपी ने जहां अपना आंकड़ों में इतना इजाफा किया, नवीन पटनायक भी 50 से ज़्यादा उनकी पार्टी यहाँ पर जीतने में कामयाबी हासिल करती है। लेकिन कांग्रेस की बात करते हैं, कांग्रेस के बहुत बुरे हालात रहे, जिसके बाद जिम्मेदारी लेते हुए उनकी तरफ से अपना इस्तीफा दिया गया। वहीं विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। 10 जुलाई को वोटिंग होगी, 13 जुलाई को काउंटिंग होगी। 7 राज्यों की 13 सीटें जिस पर बाई इलेक्शन होने वाला है। चुनाव आयोग की तरफ से तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। तमाम अखबारों में खबर छाई हुई है। देखिए, मेरे पास इस वक्त है अमर उजाला। यहाँ पर फ्रंट पेज पे एक छोटे से कॉलम में इस खबर का जिक्र है, जिसमें कहा गया कि चुनाव आयोग ने 7 राज्यों की 13 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया। 10 जुलाई को वोटिंग होगी और मतगणना होगी 13 जुलाई को। इन सीटों पर उपचुनाव जो है वो मौजूदा विधायकों के मृत्यु या फिर इस्तीफे की वजह से कराए जा रहे हैं। चुनाव के लिए अधिसूचना 14 जून को जारी होगी। और साथ ही साथ ये भी कि नामांकन पत्र दाखिल करने की जो आखिरी तिथि है वो 21 जून की है। 24 जून को नामांकन पत्रों की जांच होगी। और आयोग की तरफ से कहा गया है कि उपचुनाव की जो प्रक्रिया है वो 15 जुलाई से पहले पूरी की जानी है। तो ये भी बहुत ज़्यादा अहम है। उपचुनाव को लेकर के जानकारी सामने आ चुकी है। इसे बिहार की 1 सीट शामिल है, पश्चिम बंगाल की 4, तमिलनाडु की 1, मध्य प्रदेश की 1, उत्तराखंड की 2, पंजाब की 1 और हिमाचल प्रदेश की 3 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होंगे। अब देखना होगा कि आखिरकार कौन सा दल बाजी मारता है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि लोकसभा चुनाव के बाद ये जो दूसरा चुनाव है वो यहाँ पर होने वाला है, जब 13 विधानसभा सीटों पर 10 जुलाई को होगी वोटिंग। और इस बीच अगली खबर मणिपुर से। मणिपुर में सीएम एन बिरेन के सुरक्षा दस्ते पर उग्रवादियों का हमला हुआ। कल ये हमला होता है। सीएम के दौरे की तैयारियों के लिए गया था यह दस्ता और इस बीच हमले में ड्राइवर समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हुए। अखबारों में भी इस खबर को कवर किया गया है। मणिपुर में मुख्यमंत्री के सुरक्षा काफिले पर हमला हुआ, एक घायल बताया जा रहा है। मणिपुर में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है और अब जो खबरें सामने आई वो हमले की कि सुरक्षा दस्ते पर किस तरीके से हमला होता है। मणिपुर में संदिग्ध आतंकियों ने राज्य के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह के सुरक्षा काफिले पर घात लगाकर हमला किया, यानी कि प्लांट हमला था। इस हमले में एक व्यक्ति के घायल होने की भी खबर है और कई सारी जो एजेंसीज हैं उनके अनुसार ये बताया गया कि मुख्यमंत्री का काफिला हिंसा प्रभावित जिरीबाम जिले की तरफ जा रहा था और उसी दौरान घात लगाकर कुछ आतंकी बैठे थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया। इस बीच अधिकारियों ने यह भी बताया कि सुरक्षा बलों के जवानों पर कई बार फायरिंग की गई, जिसके बाद में उनकी तरफ से भी जो प्रतिक्रिया है वो भी अब दी जा रही है। तो देखिए, साल भर से ज़्यादा हो चुका है। मणिपुर में जो मैतेई और कुकी समुदाय हैं वो एक दूसरे के
सामने हैं और लगातार वहां पर हालात कैसे हो रहे हैं इसकी जानकारी हम आपको दे भी रहे थे। तो वहीं बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई होर्डिंग हादसा मामले में जांच कमेटी का गठन किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता वाली समिति करेगी जांच। राज्य गृह विभाग ने गठित की है समिति। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपको याद होगा किस तरीके से होर्डिंग गिर गया था जिसमें कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी और उसके बाद इस पूरे मामले में जांच तेज की गई। तो जांच कमेटी का गठन किया गया इस पूरे मामले में और बॉम्बे हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में ये जांच होगी। अब बात करेंगे दिल्ली जल संकट के ऊपर, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को टाल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका में मौजूद गलतियों को ठीक करने को कहा और सुनवाई को टाल दिया गया। मामले की अगली सुनवाई अब 12 जून को होगी। दरअसल आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी का ये दावा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी दिल्ली में पानी हरियाणा के द्वारा नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हरियाणा और हिमाचल से पानी को रिलीज किया जाना चाहिए। इस बीच दिल्ली में जल संकट को लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है। आम आदमी पार्टी ने सोमवार को एक बार फिर से हरियाणा पर दिल्ली के लिए पानी ना छोड़ने का आरोप लगाया। वहीं एलजी ने पड़ोसी से बात करने को भी कहा है। सुप्रीम कोर्ट में पूरा मामला लगातार चल रहा है, जिसके ऊपर सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में कुछ जो फॉल्ट थे उसको लेकर इस सुनवाई को टाला। 12 जून को सुनवाई होगी, यानी कि कल देखने वाली बात ये होगी कि इस वाटर क्राइसिस के ऊपर अब आगे क्या कुछ होता है, क्योंकि रिपोर्ट भी सबमिट करने के लिए कहा गया था कि क्या कुछ पानी की व्यवस्थाएं फिलहाल की जा रही है और पानी भी रिलीज करने के लिए यहाँ पर प्रीति कहा गया था। पानी की बूंद बूंद को मोहताज है दिल्ली। इस वक्त वहां पर बहुत ज्यादा परेशानी है, दिल्ली में जल संकट है। और आपको बता दें कि मुनक नहर का 18% पानी जो है वो चोरी हुआ है। आप हैरान हो रहे होंगे कि कैसे नहर का पानी चोरी हो गया। 40% पाइप के रिसाव से ये पानी बर्बाद हो रहा है, लेकिन ये रिसाव हो कैसे रहा है ये अपने आप में चिंता का विषय है। वो भी तब जब हम देख रहे हैं कि जो गर्मी है दिल्ली में भीषण पड़ रही है और आप सोचिए कि 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जा रहा है। ऐसे में पहले दिल्ली वासी पानी के लिए तरस रहे हैं और जो पाइप है अगर उनमें रिसाव होगा तो सवाल ये कि ये पानी रिसाव यहाँ से कैसे हो रहा है। क्या पानी को चोरी किया जा रहा है? चोरी किया जा रहा है तो क्या उस पर निगरानी नहीं रखी जा रही? और अगर निगरानी हो रही तो फिर ये सब कुछ कैसे हो रहा है कि एक तरफ मामला पानी को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और दूसरी तरफ इस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं। देखिए, उम्मीद थी कि पानी जब आएगा हिमाचल से तो दिल्ली वासियों को राहत मिलेगी, क्योंकि दिल्ली में लगातार पानी की कमी से जनता जूझ रही है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट का सहारा लिया गया और सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिल्ली को लगा कि उसे राहत मिलेगी, लेकिन इस बीच इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है और दूसरा ये कि फिलहाल ये कहा जा रहा है कि पानी चोरी हो रहा है।